हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चीनी विचारकों में आज पढ़ेंगे हम लाओ त्से के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक चीनी विचारक हमारे लाओ त्से। तो लाओ त्से क्या है? प्राचीन चीन के एक अत्यंत रहस्यमयी महान नीति शास्त्री, दार्शनिक और ताओ धर्म के संस्थापक थे। किसके? ताओइज्म या फिर ताओ धर्म के संस्थापक थे कौन? हमारे लाओ त्से। आप इसे याद रखेंगे। उनका पूरा जीवन काल मतलब छठी ईसा पूर्व सदी जो हमारे कन्फ्यूशियस के समकालीन माना जाता है। मतलब ये हमारे लाओ से और कन्फ्यूशियस एक दूसरे के समकालीन थे। जहाँ कन्फ्यूशियस का नीति शास्त्र समाज कठोर नियम, नीति शास्त्र क्या? समाज कठोर नियमों, कर्तव्यों, शिष्टाचार और क्या करना चाहिए पर जोर देता है। मतलब साधन परक तार्किकता पे जोर देता है। वहीं हमारे लाओ त्से का जो दर्शन है इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत, प्रकृति, सहजता, स्वतंत्रता और अक्रिया पर आधारित है। किस पे? हमारे प्रकृति, सहजता, स्वतंत्रता और अक्रिया पे आधारित है। उनके क्रांतिकारी और मर्मस्पर्शी विचारों को, जो हमारे लाओ त्से हैं, तो लाओ त्से की बात कर रहे हैं, तो उनके क्रांतिकारी और मर्मस्पर्शी विचारों को उनकी कालजयी लघु पुस्तक ताओ ते चिंग में संकलित किया गया। किसमें? ताओ ते चिंग में संकलित किया गया है। बात करें लाओ त्से की, तो लाओ त्से की संपूर्ण विचारधारा, उनके नीति शास्त्र दर्शन का व्यवस्थित और विस्तृत विवरण हमने किया है। बात करें कैसे? सबसे पहले देखें लाओ त्से के दर्शन का मूल आधार क्या है। तो लाओ त्से के दर्शन का मूल आधार है ताओ। क्या? ताओ, जिसे दाओ भी कह सकते हैं। तो लाओ त्से के संपूर्ण नीति शास्त्र और जीवन दर्शन की आत्मा को ताओ शब्द में समाहित किया गया है। किसमें? ताओ शब्द में समाहित किया है। ताओ की बात करें, ताओ का मतलब क्या होता है? ताओ का शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, द वे मतलब रास्ता। लेकिन दार्शनिक धरातल पर देखें तो ताओ ब्रह्मांड का वह परम अदृश्य, शाश्वत और प्राकृतिक शक्ति है। तो ताओ क्या? ब्रह्मांड की वह परम अदृश्य, शाश्वत और प्राकृतिक शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है, जिससे यह पूरी की पूरी प्रकृति संचालित होती है। जिससे हमारे क्या? ये पूरी की पूरी प्रकृति संचालित होती है। कथन की बात करें तो ताओ ते चिंग की पहली ही लाइन क्या लिखी हुई है? जो पुस्तक है, छोटी पुस्तक ताओ ते चिंग, तो इस पुस्तक की पहली लाइन क्या है? जिस ताओ को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। क्या? जिस ताओ को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है वह वास्तविक या शाश्वत ताओ नहीं है। मतलब यह तर्क बुद्धि से परे अनुभव और प्रकृति के साथ एकाकार करने का विषय है। ये हमारे क्या? तर्क बुद्धि से परे केवल अनुभव और प्रकृति के साथ एकाकार करने का विषय है। क्या? ताओ। बात करें इनके प्रमुख नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांत की, मतलब कोर प्रिंसिपल की बात करें, तो लाओ त्से की विचारधारा को कुछ स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है। बात करें कौन कौन से स्तंभ है। पहला स्तंभ आता है वू वेई। पहला स्तंभ क्या था? वू वेई। मतलब अक्रिया या सहज कर्म का सिद्धांत। क्या? अक्रिया या फिर सहज कर्म के सिद्धांत की बात करें तो लाओ त्से के नीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा? वू वेई, जिसका मतलब होता है आलस्य या फिर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। क्या? आलस्य या फिर हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये होता है प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ न जाना। जो प्राकृतिक प्रवाह है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मतलब एफर्टलेस एक्शन की बात कर रहे हैं। सरल उपमा में देखें तो पानी बिना किसी प्रयास के अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों के बगल से शांति से बह जाता है। क्या? पानी क्या होता है? अपने बिना किसी प्रयास के अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों के बगल से शांति से बह जाता है और वो पत्थरों से कभी भी लड़ता नहीं है। किससे? पत्थरों से कभी भी लड़ता नहीं है, लेकिन अंततः अपनी सहजता और निरंतरता से कठोर चट्टान को भी काट देता है। इसे हम कहते हैं सहज कर्म का सिद्धांत। मतलब प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ न जाना। बात करें इससे नैतिक सीख क्या मिलती है कि मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़ करके परिस्थितियों के साथ जबरदस्ती लड़ने की बजाय प्रकृति के सहज प्रवाह प्रवाह के साथ जीना चाहिए। क्या? मनुष्य को क्या? अपने अहंकार को छोड़ करके जैसी परिस्थितियां हो तो परिस्थितियों के साथ लड़ने की बजाय क्या है? प्रकृति के सहज प्रवाह के साथ जीना चाहिए। फिर बात करें हमारे रिटर्न टू नेचर, मतलब प्रकृति आगमन और सादगी की बात करें तो लाओ त्से के अनुसार मनुष्य के सभी दुखों, तनावों और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या? लाओ त्से के अनुसार मनुष्य के सभी दुखों, तनाव और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? कि जड़ यह है कि ये वह कृत्रिम सामाजिक नियमों और भौतिक सुखों के पीछे भागकर प्रकृति से दूर होता जा रहा है। जो भी किसके प्रति? कृत्रिम सामाजिक नियम और भौतिक सुखों के पीछे भाग भाग के वह प्रकृति से दूर हो गया है। हमारे लाओ त्से ने क्या कहा? परम सादगी की बात कही है। वे हमारे कृत्रिम सभ्यता को छोड़ करके वापस प्रकृति की ओर लौटने और एक अत्यंत सरल इच्छा रहित जीवन जीने की वकालत करते थे। कौन? लाओ त्से क्या करते थे? कृत्रिम सभ्यता को छोड़ के वापस प्रकृति की ओर लौटने और एक अत्यंत सरल और इच्छा रहित जीवन जीने की वकालत करते थे। रूढ़ियों के विरोध की बात करें तो उनका मानना था कि समाज में जितने अधिक नियम, कानून और पाबंदियां बनाई जाएगी, लोग उतने ही चालाक हो जाएंगे और अपराधी बनेंगे। क्या?
जितने अधिक नियम होंगे, कानून होंगे, पाबंदियाँ होंगी, लोग उतने ही चालाक होते जाएँगे। तीसरा नियम आता है हमारा कौन-सा? यिंग और यांग। यिंग और यांग मतलब द्वैत का संतुलन। क्या द्वैत का संतुलन? सिद्धांत की बात करें तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में 2 विरोधी लेकिन पूरक ताकतें काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में क्या 2 विरोधी लेकिन पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ताकतें काम करती है। यिन की बात करें तो अंधकार, शीतलता, कोमलता और स्थित्व, ये यिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यांग की बात करें तो प्रकाश, गर्मी, कठोरता, पुरुषत्व, ये दोनों के दोनों विरोधी तत्व है लेकिन क्या है पूरक है, मतलब एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं। नैतिक दृष्टिकोण की बात करें तो जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते रहेंगे। कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते रहेंगे। एक सच्चे नीतिवान या फिर संत पुरुष को इन दोनों के बीच में संतुलन और मध्यम मार्ग बना के शांत रहना चाहिए। ये इसका नैतिक दृष्टिकोण है। चौथा सिद्धांत आता है तीन रत्न, द थ्री ट्रेजर्स, जिसे सनाबो कहते हैं। तो लाओत्से ने व्यक्तिगत जीवन और शासन के लिए, लाओत्से ने क्या व्यक्तिगत जीवन और शासन के लिए तीन सर्वोच्च मानवीय मूल्यों और रत्नों को अनिवार्य माना। और कौन कौन से? सी, जिसका मतलब अगाध करुणा, दया और प्रेम। दूसरा होता जिया, मतलब मितव्ययता, सादगी और भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण। और तीसरा था बुंगा वेई तियान शियान शियान, तो बुंगा वे तियान शिया शियान, इसका मतलब है विनम्रता, मतलब कभी भी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या आगे दिखाने का अहंकार न करना। कभी भी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या फिर आगे दिखाने का अहंकार न करना। ये हमारे तीन रत्न है। कौन कौन से? सी, जिया और बुंगा वे तियान शिया शियान। अब हम देखेंगे लाओ त्से का राजनीतिक दर्शन। क्या राजनीतिक दर्शन की बात करें तो इसमें हम बताते हैं न्यूनतम शासन, मिनिमम स्टेट। लाओ त्से का राजनीतिक दर्शन आधुनिक उदारवादी समाज और न्यूनतम प्रशासनिक हस्तक्षेप की वकालत करता है। वो क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ शासक वो है जो दिखे नहीं, मतलब अदृश्य रहे। तो चाणक्य या फिर कन्फ्यूशियस के विपरीत, किसके? चाणक्य या फिर कन्फ्यूशियस के विपरीत लाओत्से का मानना था कि सरकार को जनता के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा कि जब राजा सर्वश्रेष्ठ होता है तो प्रजा को मुश्किल वह मुश्किल पता होता है कि वह अस्तित्व में है या नहीं। किसकी बात करें? राजा की। तो जब शासन अत्यधिक सक्रिय और नियमों से भरा हुआ होता है तो प्रजा दुखी होती है, प्रजा वहां पे चालाक बन जाती है। राज्य की बात करें तो राज्य एक छोटी मछली की तरह होती है। उनका एक प्रसिद्ध प्रशासनिक सूत्र है कि एक बड़े राज्य पर शासन करना एक छोटी मछली को पकाने जैसा होता है। इसे बहुत अधिक हिलाए डुलाए नहीं तो वो छोटी मछली टूट जाएगी। मतलब अत्यधिक कानून, लाल फीताशाही और यांत्रिक नियम क्या करते हैं? शासन को बर्बाद कर देते हैं। अब देखेंगे हम लाओ त्से का जो नीति शास्त्रीय वर्गीकरण है उसके बारे में देखते हैं, एथिकल मैट्रिक्स के बारे में देखें। तो एक व्यक्ति, समाज और लोक सेवक के लिए लाओ त्से के विचारों को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो लाओ त्से के कौन कौन से विचार है वो बात करें तीनों श्रेणियों के अंदर। व्यक्तिगत मूल्य की बात करें तो वू वही, मतलब सहजता और अहंकार मुक्ति। तो इसका मतलब होता है परम सात्विक, संतोष और करुणा और कोमलता, ये हमारे के व्यक्तिगत मूल्य हैं लाओ त्से के अनुसार। पर्यावरणीय मूल्यों की बात करें तो प्रकृति से पूर्ण सामंजस्य, सतत जीवन शैली और यिंग यांग का संतुलन हमारे पर्यावरणीय मूल्य है। और प्रशासनिक और विधिक मूल्य की बात करें तो न्यूनतम कानून, लाल फीताशाही, विनम्र और अदृश्य नेतृत्व और जनता को स्वतंत्रता देना। तो इस तरह से हमारे लाओ त्से के नीति शास्त्री ढांचे में तीनों मूल्य हमने देखे, व्यक्तिगत मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य और प्रशासनिक और विधि। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखिए और समकालीन चुनौतियों की बात करें तो 21वीं सदी के आधुनिक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी युग में लाओ त्से की जो विचारधारा है एक मानसिक और नैतिक औषधि की तरह काम करती है। कैसे? मानसिक तनाव और बर्नआउट से बनाओ बुबई, मानसिक तनाव और बर्नआउट बनाम बुबई की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी जो हसल कल्चर, अंधी दौड़ और अत्यधिक मानसिक तनाव से जूझ रही है, उसके लिए लाओ त्से का सहजता और संतोष का सिद्धांत या संदेश आंतरिक शांति प्राप्त करने का अचूक मार्ग है। तो वो वही है, ये क्या हमारे क्या आंतरिक शांति प्राप्त करने का अचूक मार्ग है। फिर जलवायु परिवर्तन बनाम हमारे पर्यावरणीय नीति शास्त्र की बात करें, आज जब मनुष्य अपने लालच के कारण पृथ्वी का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, तब लाओ त्से का प्रकृति केंद्रित जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास आत्मघाती होगा। कि यदि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये खुद को खत्म करने जैसा है। वास्तविक प्रगति प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने में है, न कि प्रकृति को जीतने में। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में लाओ त्से के विचारों के महत्व की बात करें तो एक सिविल सेवक या प्रशासनिक अधिकारी के लिए, क्या एक सिविल सेवक या प्रशासनिक अधिकारी के लिए लाओ त्से का दर्शन सुशासन के लिए अत्यधिक विशिष्ट विजन एवं दृष्टिकोण प्रदान करता। कैसे? विकेंद्रीकरण, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करें तो लाओ त्से का दर्शन अधिकारी को अत्यधिक नियंत्रणकारी रवैया छोड़ने की सीख देता है। और ये आधुनिक प्रशासन के ईज ऑफ लिविंग और हमारे
न्यूनतम विनियामक बोझ के सिद्धांत के अनुकूल है, जहां सरकार के नागरिकों पर थोपे गए जटिल नियमों को हटा करके उन्हें फलने फूलने का अवसर, स्वतंत्र अवसर देती है। फिर विनम्र और अहंकार मुक्त नेतृत्व की बात करें, सर्वेंट लीडरशिप की बात करें, तो लाओ त्से के अनुसार एक आदर्श लोक सेवक को पानी की तरह होना चाहिए, जो समाज के सबसे निचले स्थान जैसे झुग्गी, गरीब बस्तियां, इनमें भी बिना किसी भेदभाव के बहता रहता है, उनका भला करता रहता है, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करता। ये मूल्य क्या है, अधिकारियों को उनकी शक्ति के अहंकार से मुक्त करके सहानुभूतिपूर्ण जो प्रशासन है उसकी ओर लेके जाता है। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा कौन सा, हमारा लचीलापन बनाम कठोरता का। तो लाओ त्से ने कहा था कि जो पेड़ बहुत ज्यादा कठोर होते हैं वो आंधी में टूट जाते हैं, लेकिन घास क्या होती है, लचीली होती है, इसलिए वो झुक करके आंधी को गुजर जाने देती है, सुरक्षित रहती है। यही हमारे लोक सेवकों को सिखाता है कि संकट प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन के समय नियमों की केवल यांत्रिक या सूखी व्याख्या करने की बजाय क्या है, परिस्थिति के अनुसार लचीला, मानवीय या संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में देखें तो लाओ त्से की नैतिक विचारधारा मानव सभ्यता को यह अमर संदेश देती है कि वास्तविक शक्ति कठोरता में नहीं है, बल्कि कोमलता में है। वास्तविक प्रगति संग्रह में नहीं, बल्कि सादगी में है, और वास्तविक सुशासन अत्यधिक कानूनों में नहीं है, बल्कि नागरिकों के प्रति विश्वास और सहजता में। उनका दर्शन सुशासन का एक ऐसा आंतरिक नैतिक कंपास है जो मस्तिष्क के साथ साथ हृदय को भी शुद्ध कर देता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने चीनी विचारक लाओ त्से के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।